गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपने परिवहन का तीसरा प्रकार है वायु परिवहन। दो प्रकार हमने पढ़ लिए हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन हमने पढ़ा। और अब तीसरा प्रकार है वायु परिवहन। अब देखिए, वायु परिवहन सबसे तीव्रतम साधन है। तो वायु परिवहन के विस्तार के बारे में यह दिया है। वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक और प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। तीव्रगामी साधन का महत्व भारत जैसे भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण विशाल देश से में स्वतः स्पष्ट है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत है, मरुस्थल है, घने जंगल, लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन देश के दुर्गम भागों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायु परिवहन का प्रारंभ देश में 1911 में हुआ था, जब इलाहाबाद में से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम डाक सेवा का परिवहन किया गया था। सन 1953 में जब हमारा देश आजाद हो गया तो 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी है तथा कई निजी एयरलाइंस घरेलू विमान सेवाएं भी उपलब्ध कराती है। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं उपलब्ध कराती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ये प्राइवेट निजी संस्था है, निजी हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाती है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को आपात और आपातिक संक्रियाओं में तथा गम्य और दुर्गम भागों में, जिसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर हेलीकॉप्टर पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, जो निजी प्रमुखतः फर्म है, ये उपलब्ध करवाती है। इंडियन एयरलाइंस देश के आंतरिक भागों के अतिरिक्त समीपवर्ती देशों नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार तथा मालदीव को भी अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। तो इंडियन एयरलाइंस पड़ोसी देशों में विमान जो है सेवाएं उपलब्ध करवाता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण देश के 4 बड़े हवाई अड्डों, जिनमें प्रमुख है ये महानगर है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई का प्रबंधन करता है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण देशीय हवाई अड्डों और रक्षा हवाई अड्डों पर असैनिक उड़ान पट्टियों का भी प्रबंध करता है। देश के विमानपत्तनों को उनकी कार्य विशेषता, महत्व के तथा उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के आधार पर 4 प्रमुख श्रेणियों में रखा गया है। देखिए, पहला है अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, जहां से विमानों को विदेशों में भेजा जाता है, जिसमें देखिए यहाँ अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं उपलब्ध है। देश के विभिन्न पत्तन अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें देखिए ये हवाई पत्तन है जो विदेशी सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। जवाहरलाल नेहरू विमानपत्तन जो हमने पढ़ा था, मुंबई महाराष्ट्र में है। चाकुंद्रा कुंज हवाई अड्डा मुंबई में। सुभाष चंद्र बोस विमानपत्तन ये कोलकाता में, जिसको दमदम हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है, कोलकाता में है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन नई दिल्ली में, मीनाक्कम चेन्नई में है, और तलातंतपुरम जो प्रमुख है केरल की राजधानी है, वहां पर है। इनके अतिरिक्त बेंगलोर ये शहर है, जिनमें हैदराबाद, अहमदाबाद, कोची, तिरुवनंतपुरम, कैलीकट, कोयम्बटूर, नागपुर, पुणे, जयपुर, लखनऊ, श्रीनगर, गोवा, अमृतसर, गुवाहाटी और प्रमुख है नेदुमसरी में भी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है। दूसरे प्रकार के हैं प्रधान श्रेणी के विमानपत्तन, जहां से वायुयानों को, ये छोटे बड़े सभी प्रकार के वायुयानों को उतारने और उड़ान भरने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये निम्न है प्रमुख शहर है, जिनमें देखिए अगरतला, अहमदाबाद, राजशाही जो प्रमुख है अमृतसर में, आमोसी लखनऊ में, पटना, बेगमपेट हैदराबाद में, सेंट थॉमस चेन्नई, सफदरजंग दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर, नागपुर और तिरुचिरापल्ली, बडापनी, शिल्लांग आदि भी हैं। इनके अतिरिक्त देश के 38 मध्य श्रेणी, 28 छोटी श्रेणी के विमानपत्तन है, ठहरने के स्थान है जहां वायुयान उतरते हैं। सरकारी सहायता प्राप्त उड्डयन क्लब भी है, जहां चालकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। वहां पायलट प्रशिक्षण केंद्र भी बनाए गए हैं। अब राजस्थान के बारे में देखिए, राजस्थान में जयपुर सांगानेर स्थित विमानपत्तन प्रधान श्रेणी का हवाई अड्डा है। हमारे यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं भी जाती है जयपुर से। यहाँ 2 टर्मिनल हैं, जहां से देश में कुछ विदेशी विमान सेवाओं का संचालन सरकारी एवं निजी विमान कंपनियों द्वारा किया जाता है। यहाँ से देश के सभी प्रमुख शहरों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त रातनाड़ा, ये हमारे जोधपुर में है हवाई पत्तन। फिर डबोक उदयपुर में मध्यम श्रेणी के विमानपत्तन है, जहां से देश के कुछ प्रमुख शहरों के विमान सेवाएं उपलब्ध है। कोटा में छोटी श्रेणी का विमानपत्तन है, और हमारे अजमेर में एक बनाया जा रहा है अभी। अजमेर में भी किशनगढ़ के पास विमानपत्तन का निर्माण किया जा रहा है, जहां से शीघ्र ही वायुयान परिवहन सेवाएं उपलब्ध होगी। अब है हमारे
संचार सेवाएं जो सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं, जिसके बारे में हम भली भांति जानते हैं, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, टेलीफोन। ये देखिए, जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है। प्रगति के पथ पर मानव बहुत दूर चला आया है, क्योंकि मानव विकास कर रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में कई ऐसे मुकाम प्राप्त हो गए हैं जो हमें जीवन के सभी सुविधाओं और आराम प्रदान करते हैं। आज संचार मानव की मुट्ठी से समाया हुआ है। मुट्ठी में इसलिए क्योंकि आज मानव मोबाइल को अपनी मुट्ठी में रखता है। तो संचार क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। अनेक नए स्रोत, नए साधन और नई सुविधाएं प्राप्त कर ली गई है जो हमें आधुनिकता के दौर से काफी ऊपर लाकर खड़ा करती है। संदेश प्राप्तकर्ता को संदेश भेजने वाले के गतिविधि रहते हुए लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचार जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, समूह प्रेस, सिनेमा, इंटरनेट, केबल, मोबाइल उपग्रह आदि देश के प्रमुख संचार साधन है। तो ये संचार के साधन है जो सूचनाओं को लाने ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये 2 नंबर के प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे अंडरलाइन कीजिए, इसको नोट्स में नोटेट करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निजी जो दूर संचार है, जनसंचार जिसे दूरदर्शन है, रेडियो, समाचार पत्र है, समूह प्रेस है जहां पर मुक्त अखबार आता है जिसको प्रेस के नाम से जाना जाता है, सिनेमा हॉल है, इंटरनेट है और केबल और मोबाइल उपग्रह आदि हमारे संचार के साधन है। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। कहते हैं डाक भी संचार साधनों के अंतर्गत आता है। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। ये पार्सल, निजी पत्र व्यवहार, स्पीड पोस्ट आदि को संचालित करता है। कार्ड हम जानते हैं, लिफाफा जिसमें बंद चिट्ठियां होती है, तो लिफाफे में भी हम किसी न किसी प्रकार से सूचना भेजते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, पहली श्रेणी की डाक। पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा इन्हें विभिन्न स्थानों तक बस, रेल या वायुयान तथा जल परिवहन की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। कि कोई भी लिफाफा है, चिट्ठी है, तो उसको प्रथम श्रेणी की डाक समझी जाती है। उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए बसों में भी भेजा जाता है, रेल में और वायुयानों में, और जल परिवहन के द्वारा भी डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, जिसमें लिफाफा, चिट्ठी या कुछ भी समाचार हो सकते हैं। आधुनिक संचार के साधनों में प्रमुख हम विचार से वर्णन करेंगे, जिसमें विस्तार से दिया गया है। प्रमुखतः टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल, इन 3 के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट आप भलीभांति जानते हैं, मोबाइल सारे इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, इंटरनेट की शुरुआत 1969 में हुई थी, क्योंकि जब 1969 में इसकी शुरुआत की गई उस समय एक सीमित क्षेत्र में इन्हें नेटवर्किंग का उपयोग सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए होता था। किंतु 1972 में ईमेल की शुरुआत हुई। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये आपके बोर्ड में कई बार आ चुका है। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो दी गई है केवल शुरुआत में प्रमुखतः इलेक्ट्रॉनिक मेल के रूप में दी गई है। फिर जहां प्रमुखतः 1900 संचार की क्रांति की शुरुआत की, ईमेल की सहायता से कोई भी संदेश, सूचना इत्यादि कुछ ही सेकंड में विश्व के किसी भी कोने में भेजी जा सकती है। देखिए, जहां इंटरनेट सेवा उपलब्ध है, ईमेल के द्वारा एक ही संदेश हजारों व्यक्तियों को एक साथ भेजा जा सकता है। जिसे आप देखते हो अपने पास मोबाइल से किसी भी प्रकार से व्हाट्सएप कर सकते हो, या कोई अन्य किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेजा जाता है, जिसमें प्रमुखतः हम देखते आए हैं मोबाइल में व्हाट्सएप के द्वारा। इंटरनेट की सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की जाती है, वीडियो कॉलिंग भी आता है मोबाइल के द्वारा। कम खर्चीली होती है तथा समय की बचत करती है। इसके द्वारा देश के विदेश के अलग जगह बैठे कई व्यक्ति सर्वदर्शी के माध्यम से आपस में वार्तालाप कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये हो गया वीडियो कॉलिंग, जिसमें पूरी सूचना को या कोई भी मीटिंग या कोई भी किसी प्रकार की सूचना आमने सामने मोबाइल के माध्यम से, प्रमुखतः इंटरनेट के महत्वपूर्ण उन तरंगों के द्वारा हम इन सूचनाओं को सर्वे और दृश्य दोनों कर सकते हैं। अब देखिए, इंटरनेट के माध्यम से चित्र तथा चलचित्र भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से शीघ्रता से भेजे हुए देखे जा सकते हैं। कि कोई भी चित्र भेजना हो या कोई फोटो भेजनी हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इंटरनेट के द्वारा ही चलता है। विश्व के किसी भी कोने में घटित प्रमुख घटना की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान के व्यक्तियों तक शीघ्रता से पहुंच जाती है। कि दूर दराज के लोगों तक कोई भी सूचना कम समय में शीघ्रता से पहुंच सकती है। इंटरनेट सेवाएं टेलीफोन लाइनों के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाओं तक मोबाइल सेवाएं, कि पहले जैसे मोबाइल सेवाओं के रूप में 2G आया, फिर 3G आया,
और अभी वर्तमान 4G नेटवर्कों के माध्यम से प्राप्त होती है और कई कई देशों में 5G नेटवर्किंग भी आ गई है। दूसरा संचार का साधन है टेलीफोन। टेलीफोन हम सभी जानते हैं, ये संचार का एक महत्वपूर्ण साधन प्रारंभ हुआ था टेलीफोन। और टेलीफोन देखिए, संचार का एक महत्वपूर्ण साधन टेलीफोन है। इसका आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। तो ग्राहम बेल प्रमुख साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने टेलीफोन का संचार के रूप में प्रयोग किया था। इसके पश्चात इसके कार्य प्रणाली में तेजी से सुधार आता गया, फिर इसमें बदलाव होता रहा। इसकी सहायता से अलग अलग स्थानों पर बैठे व्यक्ति आपस में बात कर सकते हैं तथा सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। टेलीफोन सेवाओं में देखिए, पहले चलते थे एसटीडी, कि कोई भी किसी प्रकार से बूथ से हम बातचीत करते थे तो उसमें अपने पैसे लगते थे। तो एसटीडी जो है बहुत पुराना हो चुका है। वह आईएसडी जो विदेशों में बात करनी होती थी, तो सेवाओं के आ जाने से देश विदेश में सीधे ही नंबर डायल कर व्यक्ति आपस से बात कर सकते थे, कि आईएस नंबर डालने पड़ते थे, फिर एसटीडी नंबर डालने पड़ते थे। तो इस प्रकार पहले यह एसटीडी के द्वारा कार्य चलता था। एसटीडी व आईएसडी सेवाओं में देशों व शहरों के अंकित कोड निर्धारित होते थे। जैसे मान लो अपने भारत में किसी दूसरे राज्य में फोन करना है तो उसके एसटीडी कोड अलग अलग शहरों के अलग अलग होते थे, फिर उसके मोबाइल नंबर डालने पड़ते थे। और आईएसडी अगर विदेशों में बात करनी होती थी तो आईएसडी अलग अलग देशों के आईएसडी नंबर थे, तो आईएसडी नंबरों को डाल करके फिर किसी के मोबाइल नंबर को डालने पर विदेश से भी बात हो सकती थी। जिन्हें टेलीफोन नंबर के पहले डायल कर, यानी टेलीफोन नंबर किसी का भी था उससे पहले डायल करना पड़ता था एसटीडी और आईएसडी। अगर अपने देश में है एक राज्य से दूसरे राज्य में तो एसटीडी कोड डालने पड़ते थे, अगर विदेश में है तो आईएसडी कोड डालने पड़ते थे। बिना किसी इंतजार के बात की जा सकती थी। और तीसरा प्रकार है मोबाइल। अब देखिए, मोबाइल आपके सामने दैनिक जीवन में देखते आए हो, आप घरेलू घर पर या ऑफिस में कहीं पर स्कूलों में देखते हैं। मोबाइल प्रमुखतः अभी आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से सभी सुविधाएं टेलीफोन की तरह ही संचालित होती है। तो देखिए, टेलीफोन संचार सेवाओं के क्षेत्र में मोबाइल फोन सेवाओं के आविष्कार से एक महत्वपूर्ण क्रांति आ गई कि पहले टेलीफोन एक स्थान पर रहता था, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता था, किंतु नया आविष्कार हुआ मोबाइल का। तो मोबाइल अपने किसी न किसी प्रकार से हम पर्सनल साथ में जेब में रख सकते हैं। मोबाइल सेवाओं को किसी भी व्यक्ति जो मोबाइल फोन सेवा का उपयोग कर रहा है उससे सीधे बात की जा सकती है। अब मोबाइल सेवाएं भी तीव्र गति की इंटरनेट सेवाएं ही है, ये भी मोबाइल भी इंटरनेट के माध्यम से ही चलता है। इंटरनेट में भी देखिए 3G और 4G उपलब्ध है। कहते हैं कि धीरे धीरे बदलाव आया, पहले 2G था, फिर 3G, अब 4G इंटरनेट आ गया और आने वाले समय में 5G इंटरनेट चलेगा। तो इनके द्वारा वीडियो कॉलिंग सुविधा उपलब्ध होती है कि देखिए, हम अपने फोन से वीडियो कॉलिंग करते हैं तो सामने वाले की पूरी फेस या किसी प्रकार की हलचल, उसका चेहरा हम आपस में देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ये सारा प्रमुखतः इंटरनेट का प्रमुख संचार मोबाइल के माध्यम से हुआ। विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन ने भी संचार सेवाओं को आसान व तीव्र बना दिया है तथा दिन प्रतिदिन इन सेवाओं में नई तकनीक का आविष्कार हुआ है कि इन मोबाइल की सेवाओं में नई तकनीक का आविष्कार हुआ जिसके अंतर्गत ये बताया गया है। अब देखिए, आपके प्रमुखतः जहां हमने पढ़ा कि आधुनिक संचार के साधनों में प्रमुखतः 3 ही प्रमुख बातें बताई गई है। 3 में देखिए, पहला हमने पढ़ा था टेलीफोन, फिर इंटरनेट, मोबाइल और सेवाएं। तो देखिए, जहां इंटरनेट के बारे में पढ़ा हमने कि हमारा देश 1969 में ही इंटरनेट की आविष्कार कर चुका था और एक चित्र व चलचित्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए हमारे इंटरनेट का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कहते हैं कि 1972 से हमने ईमेल करना शुरू कर दिया था। तो 1972 से ईमेल का पूरा नाम मैंने बता दिया है पहले कि ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कंप्यूटर के माध्यम से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किसी भी सूचना को भेजा जा सकता है। दूसरा किसी प्रकार से संचार का साधन बताया आपने टेलीफोन ने भी हमने बताया। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था और ग्राहम बेल के द्वारा किए गए कार्य से
अलग अलग स्थानों पर बैठे व्यक्ति आपस में टेलीफोन के माध्यम से बात कर सकते थे। जो हमने इसमें बताया है कि टेलीफोन की में यही पढ़ा है कि अलग अलग स्थानों पर बैठे व्यक्ति आपस में बात कर सकते हैं। इसमें हमने एक विशेषता बात पढ़ी कि पहले जो है एसटीडी कोड और आईएसडी कोड, किसी के भी टेलीफोन नंबर होते थे तो पहले एसटीडी कोड या आईएसडी कोड ये डालने पड़ते थे। अगर अपने देश में ही दूसरे राज्यों में कोई व्यक्ति से बात करनी है तो उस शहर का पहले एसटीडी कोड डालना पड़ता था, और विदेश में हमारा कोई भी रिश्तेदार या नजदीकी कोई भी जिससे बात करनी है तो उसको आईएसडी कोड डालने पड़ते थे, फिर उसके टेलीफोन नंबर डालने पड़ते थे। फिर तीसरा संचार हमने पढ़ा मोबाइल। मोबाइल इतना तिरोत्तम हो गया कि किसी भी व्यक्ति के पास मोबाइल फोन की सेवा उपलब्ध रहती है और वह अपने किसी भी प्रकार से बातचीत कर सकता है। इसमें मोबाइल भी इंटरनेट के माध्यम से ही चला, और मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से चलने के कारण ही कहते हैं कि ये इंटरनेट सेवाएं जो पहले 3G 4G संचालित है और वर्तमान में कहते हैं कि इसमें 5G भी आ चुका है, जो विदेशों में 5G इंटरनेट सेवा भी उपलब्ध कराएगा, जिसमें किसी भी प्रकार की हम वीडियो कॉलिंग, घर बैठे किसी से भी बात करना या मीटिंग करना, ये सारे कार्य मोबाइल के माध्यम से भी होने लगे हैं। तो इस प्रकार हमारे लिए ये लेसन बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। देखिए फिर बताना चाहूँगा, इसमें 2 नंबर का एक प्रश्न लघुत्तरात्मक आता है और एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आता है 1 नंबर का। तो ये लेसन 3 नंबर का 3 नंबर का बताया गया है, पहले 3 नंबर का था। अब इसमें देखिए जहाँ पहला प्रश्न 1 नंबर का आता है तो उसमें किसी का भी वर्ष पूछा जा सकता है या किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे मान लो मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो हमारा उत्तर होगा 1969 में। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो उसका उत्तर होगा ग्राहम बेल ने। ऐसे ही ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इस प्रकार ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपको तैयार करने हैं इसमें से, और पूरी तरह से लर्न करना है, ताकि आपको बाद में बोर्ड की तैयारी में किसी भी प्रकार से हानि नहीं हो। तो आप भली भांति जान गए होंगे इसमें किस टाइप के प्रश्न आएंगे। जैसे मान लो पहला तो मैंने बताया 2 नंबर का प्रश्न, और दूसरा आएगा 1 नंबर का प्रश्न। तो इस प्रकार जैसे 2 नंबर का प्रश्न आ गया, रेल परिवहन से सड़क परिवहन का महत्व क्यों है, तो इसके 4 बिंदु अपने को लिखने पड़ते हैं आधा आधा नंबर के, कि सड़क परिवहन कैसे महत्वपूर्ण हुआ। तो इस प्रकार अपने को ये इसमें बताना है। और मैप में भी आता है 1 नंबर का, इसमें से 1 नंबर का निश्चित मैप में से भी आता है। तो मैप के लिए तैयार करने के लिए मैंने बताया, जो मानचित्र आपको बढ़ना है भारत का, जिसमें दिया है ठहरने के स्थान, पतन। देखिए समुद्री पतन भी थे और हवाई पतन भी थे। समुद्री पतन तो 12 प्रमुख है, जिनमें से बोर्ड में से एक निश्चित आता है, और हवाई पतन भी आ सकता है जिसमें वायुयान प्रमुखतः ठहरते हैं, जिसके लिए आपके उस मानचित्र में दिया गया है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इसके साथ ही आपका ये लेसन पूरा होता है। अब नेक्स्ट आपको इस किताब का दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। और बच्चों फिर कह रहा हूँ आपको कि आप जिन जिन लेसनों को कर रहे हैं उनको पीछे से दोहरान भी करते रहिए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है, आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है। तो जितना जो कुछ करवाया है उसका रिवाइज भी करते रहना चाहिए, याद करते रहना चाहिए, ताकि वो आपके ध्यान में रहे। ऐसा नहीं है वर्क किया और छोड़ दिया, भूल गया तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।